Today we will discuss about the nucleic acid, okay, in the molecular biology, the first the structures and all, and the maintenance of it, nucleic acid. Okay, so my name is Rahul Kumar, and I'm a PhD student at IIT Bombay. Okay, so basically, what is the nucleic acid? Anyone of you know that what is the nucleic acid? Have you ever heard about this term? Most probably you. Yes. So basically, Then, nucleic acid is the term it's the genetic material. genetic material. So basically, the term is coming from the nuclein, and the nuclein is coming from first cells. So it is discovered from the first cells. Okay. So this nucleic acid basically the two types. What are those? RNA and And DNA. do you know the full form of these two? Yes, sir. So can you tell me that? So deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So these two DNAs basically these two nucleic acids are basically encodes the life, right? So the life of the cell. So basically they have all the information containing, and they encode the protein, and protein perform the function. So अभी हम लोग basically DNA को discuss करेंगे, ठीक है? How it is formed and what are the structures and what are the components of these nucleic acids. Okay. So basically nucleic acid के पास तीन components होते हैं. तीन component कौन कौन से? एक तो आपका हो गया So nitrogenous base, nitrogenous base, pentose sugar, and sugar phosphate group. and phosphate. Okay. So ये तीनों मिला करके बनाता है क्या? न्यूक्लिक एसिड. ओके, या फिर कह लो न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो हम लोग पहले बेस को देखेंगे. नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली नाइट्रोजनस बेसेस हमारे जो होते हैं वो पायरिमिडीन रिंग होती है, ठीक है? यानी कि बेंजीन रिंग में अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे को रिप्लेस कर दे नाइट्रोजन से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? पायरिमिडीन रिंग. ओके, remember first and third, these two carbons are replaced by the nitrogen. So this basically forms a pyrimidine ring. Okay. Yes, sir. तो ये pyrimidine ring. दूसरा क्या होता है? दूसरा प्यूरिन. ओके, अगर हम pyrimidine ring में एक 7 कार्बन की रिंग और जोड़ दें, जिसको क्या हम बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग. ओके, 9th एंड 7th पोजीशन को हम रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से. तो बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक मींस यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन का मिक्स है, इसीलिए हेट्रो है. अगर कार्बन कार्बन होता तो होमोसाइक्लिक होता. तो यहाँ पे 7th और 9th कार्बन पे हमारा नाइट्रोजन को कार्बन को रिप्लेस कर दिया गया. ओके, तो ये हमारा इमिडाजोल रिंग जब पायरिमिडीन रिंग से जुड़ जाता है तो हमारा क्या बनता है? प्यूरिन. ओके, अगर इनमें हम स्पेसिफिक पोजीशंस पे स्पेसिफिक कार्बन पे अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो इनके 4 बेसिक कंपोनेंट बनते हैं जो लाइफ को गवर्न करते हैं. कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन. ठीक है, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. तो कौन कौन से ग्रुप ऐड कर सकते हैं और किस किस पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं? सपोज यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐड है, अमीनो ग्रुप. तो अगर पायरिमिडीन रिंग पे अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया जाता है और सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम ऐड कर, तो ये क्या बन जाता है? साइटोसिन. उसी तरीके से अगर यहाँ पे ऑक्सीजन फोर्थ कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एंड फिफ्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, तो उससे क्या बन जाता है? थाइमिन. ओके, सेम उसी तरीके से प्यूरिन में क्या है? प्यूरिन में अगर अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो बन जाएगा एडेनिन. ओके, और अगर उसमें सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप और 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाएगा ग्वानिन. राइट. Yes, sir. अगर हम इनका केमिकल नेम को अगर लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर इसको लिखें सिंपली तो यहाँ पे 6 कार्बन पे क्या है? अमीनो ग्रुप. तो 6 अमीनो प्यूरिन. राइट. तो अगर हम इसको लिखते हैं साइटोसिन को तो इसको क्या लिख सकते हैं? So दिस इज सेकंड कार्बन.
हाँ सेकंड फोर्थ 2 कार्बन, ऑक्सो हाँ नहीं 2 पहला अमीनो रहेगा, सो 4 अमीनो 2 ऑक्सो पाइरिमिडीन। हाँ यू कैन से लाइक दिस 2 ऑक्सी 4 अमीनो पाइरिमिडिन, राइट। यस इसी तरीके से थाइमिन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 ऑक्सी 5 मेथिल 5 मेथिल पाइरिमिडीन। पाइरिमिडिन, राइट। तो मेथिल ग्रुप अगर हटा दें अगर इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, सपोज इसमें हमने मेथिल ग्रुप हटा दिया, इसमें से मेथिल ग्रुप हटा दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अभी ये क्या कौन सा कंपाउंड हो गया, यूरेसिल, राइट। यस सर। तो यूरेसिल में मेथिल नहीं होता है, पूरा थाइमिन का ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके सर। 2 4 ऑक्सी पाइरिमिडिन इज यूरेसिल, यूरेसिल। ओके। इसी तरीके से ग्वानिन का भी हमारा है, ये 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो इस तरीके से हमारे ये सारे केमिकल कंपाउंड्स एक एक करके इनका अरेंजमेंट डीएनए पे हो जाता है, जो कि एक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, राइट। यस तो ये हमारे क्या हो गए, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस नाइट्रोजन बेस। कंटेनिंग बेसिस, ठीक है। तो ये क्या है, एरोमेटिक है, राइट। तो अभी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हमारे ये हो गए 4 और ये हमारा ये यूरेसिल हो गया 5, ओके। यस अब हम बात करते हैं शुगर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शुगर। शुगर तो शुगर हमारे पास इसमें कौन सा लगा होता है, पेंटोज की हेक्सोज, पेंटोस। पेंटोज, राइट। तो 5 कार्बन का पेंटोज रहता है। इस साइक्लिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइडिया। तो क्या बोल 5 कार्बन का साइकिल है, इसको हम बोलते हैं कुछ, इसको हम बोलते हैं फ्यूरॉन, हाँ सर फ्यूरॉन हाँ। फ्यूरॉन, दिस इज द फ्यूरॉन रिंग, राइट। यस तो ये फ्यूरॉन रिंग 5 कार्बन की रिंग है और थर्ड कार्बन पे डी प्रोजेक्शन में, यानी कि ये हो गया बीटा, वाई बीटा, बिकॉज कंफर्मेशन इसका फर्स्ट कार्बन पे बीटा पोजीशन पे, ठीक है। बीटा डी ऑक्सी राइबोस, सॉरी नॉट ऑक्सी, बीटा डी राइबोस, फिर ओके। बट अगर इसमें से हम इस सेकंड कार्बन से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हटा देंगे 2 डी ऑक्सी राइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस मतलब हाँ। राइट। यस सर। तो ये बनाएगा हमारा डीएनए, डीएनए आरएनए। ये बनाएगा हमारा आरएनए। आरएनए, करेक्ट। यस सर। एनी कंफ्यूजन, नो सर। ओके। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, एक हो गया हमारा बेसिस और दूसरे हमारे हो गए शुगर। अगर हम इसमें एक और चीज ऐड कर दे, यानी कि फॉस्फोरस, ठीक है। सर ये आरएनए आरएनए का जो शुगर है पेंटोस शुगर, हाँ, उसमें बीटा तो ठीक है, डी क्यों लिखा है? डी, बिकॉज यहाँ पे ये इस पोजीशन पे ये थर्ड कार्बन जो है यहाँ पे ये डी पोजीशन पे, अगर ये उधर होता एल फॉर्म में होता, एल और डी फॉर्म आपको पता होगा, यस सर पता हाँ है। तो वही है, ओके सर। हाँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसमें एक और चीज ऐड कर दें, वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, 5, राइट। यस सर। 1 फॉस्फोरस 2 3 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2, दो। ठीक है। तो अभी तो 4 हुआ, अगर एक इसमें लगा दें तो 5, तो 5 वैलेंसी पूरे करने के लिए ऑक्सीजन हम लगाते हैं, तो ऑक्सीजन का 2 पूरा हो गया, एक इधर, इसमें एक माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस और इसमें, यस अगर इसको ऐसे लिख दे तो ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, राइट। यस तो अगर हम शुगर बेस फॉस्फोरस तीनों को जोड़ दें, मिला दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, सर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट। तो ये हमारा ऐसे जुड़ जाएगा फॉस्फोरस और बेस, कैसे जुड़ेगा, इसका H और इसका OH निकल करके H2O निकल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका H और इसका OH निकल जाएगा शुगर का, तो ये हो जाएगा H2O निकल गया और ये जुड़ यस जाएगा फर्स्ट कार्बन से। तो अभी ये लिंकेज को क्या हम बोलेंगे, ग्लूकोज से लिंक कर रहा है एक बेस, तो कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा फॉर्म में है तो बीटा ग्लाइकोसिडिक, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट, यस या बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब लिंकेज जो है वो हमेशा हमें पता होता है कि किस किस के किस नाइट्रोजन किस एटम के बीच में हो रही है, उसके पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। तो अब तुम क्या यहाँ पे बता सकते हो कि ये चीज जो है कौन सा कार्बन होगा, सॉरी कौन सा नाइट्रोजन है, 9 9। नाइन्थ, करेक्ट। तो ये नाइन्थ
नंबर का नाइट्रोजन है, और ये कार्बन कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट। तो 9 और फर्स्ट का ये कौन सा केस है? एडेनिन यानी कि प्यूरिन, राइट। अगर Yes, यहीं पे पायरिमिडिन होता तो वो किस नाइट्रोजन से जुड़ा होता? अगर मैं पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं तुम्हें, अभी देखो ये पायरिमिडिन है, इनमें से कोई साइटोसिन ले लो या थाइमिन ले लो, तो ये किस कार्बन से जुड़ सकता है, किस नाइट्रोजन से? तो ये लास्ट वाला फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट, करेक्ट। तो अगर प्यूरिन जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? 9th। 9 से। और अगर पायरिमिडिन जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। बट कार्बन जो रहेगा शुगर का वो कैसा रहेगा? फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट 9 का लिंकेज हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, Linkage. ठीक है। अब यहाँ पे अगर फास्फोरस को हम ऐड कर दें तो यहाँ भी कुछ बन रहा होगा, है ना। Yes, sir. तो ये चीज क्या है? ये हमारा फास्फोरस शुगर से Phosphorus. अटैच हो गया 5 प्राइम पे, यानी 5th कार्बन। तो ये हमारा हो गया कौन सा लिंकेज? ईस्टर, In ester linkage. हाँ एस्टर लिंकेज, ओके। तो ये Yes. फास्फोरस जुड़ा है इसलिए फॉस्फोएस्टर, Okay, sir. करेक्ट। Yes, sir. अभी क्या है ये? यहाँ पे डी लगा हुआ है, अगर यहाँ पे हम ओ लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी O हो जाएगा तो राइबोस हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी इसका डी लिखा हुआ ना, DAMP। Yes, sir. हाँ तो अभी AMP. हाँ AMP हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पकड़ में नहीं आती हैं, बट क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, ठीक है। Yes. एडेनिन लगा हुआ है इसलिए एडेनोसिन, ठीक है। A. तो Yes. एक आता है सीन, एक आता है, यानी कि तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, Side. करेक्ट। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस आएगा? So, अगर हम इस फॉस्फोरस को न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो खाली शुगर प्लस बेस, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा। और न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस प्लस फॉस्फोरस, ये तीनों होंगे, तभी हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने फॉस्फोरस लगे हैं और कितने जो है तुम्हारा कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, यानी कौन सा बेस लगा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है उसका नाम, ठीक है। अगर उसका नाम AMP लिखा है यानी कि उसमें एडेनोसिन लगा हुआ है, एडिनोसिन। ठीक है। अगर उसमें GMP लिखा हुआ है दैट मीन्स गुआनोसिन। गुआनोसिन। तो गुआनोसिन, एडेनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, राइट। Yes. तो इन केस में अगर हम एडेनोसिन को ही ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक फास्फोरस लगा है तो इसको अल्फा बोलेंगे। अगर इसमें और एक फास्फोरस लग जाए तो बीटा फास्फोरस हो जाएगा। बीटा फॉस्फोरस। देन उसके बाद अगर एक और फास्फोरस लग जाए तो गामा हो जाएगा। डेल्टा। यानी कि जो सबसे पास जिसका लिंकेज होगा वो हमारा अल्फा होगा, उसके बाद के बीटा और बीटा गामा, गामा। ठीक है। तो अगर हम इसमें 3 फास्फोरस लगा देते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, करेक्ट। तो अब ये मोनोफॉस्फेट है, फिर ये ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, इसी तरीके से हमारे फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं खाली ATP का, ठीक है, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं ATP का, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ATP, इसमें 3 फॉस्फेट है और ये एडेनोसिन है, DATP नहीं है। तो अगर हम DATP बोलते हैं, अगर इसको हम हटा दें यहाँ से तो ये हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो नेमिंग में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यस सर। तो अभी ये ATP है, ATP, करेक्ट। यस सर। तो ATP में ये कौन सा हो गया? अल्फा फॉस्फेट, राइबोस शुगर। हाँ ये राइबोस शुगर हो गया। और ये तुम्हारा अगर इसको पहचानोगे तो कौन सा बेस है ये? बेस। 6 अमाइनो प्यूरिन, करेक्ट, यस सर। यानी कि एडेनिन, है ना। Yes. ये एडेनिन हो गया, ये शुगर हो गया, और ये फॉस्फोरस, पहला फॉस्फोरस अल्फा, ये बीटा और ये गामा, करेक्ट। Yes. तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है? So ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, करेक्ट। ये फॉस्फोएस्टर हो गया, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। बट ये कौन से बॉन्ड होंगे? ये भी फॉस्फोएस्टर होंगे? नो सर। So फॉस्फोडाइएस्टर। नो नो नो, यहाँ पे एस्टर नहीं है ना, ये होंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फोएनहाइड्राइड। फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो अगर मैं पूछूं कि कितने फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं और कितने फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होते हैं एक ATP में, तो क्या आंसर होगा? सर एक एटी में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। करेक्ट, करेक्ट। तो एक ATP में पहला जो बॉन्ड होगा वो फॉस्फो ईस्टर बनाता है, करेक्ट। यस सर। और बाकी के फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो यस सर। अगर हम इसको देखें ATP को, तो ये हमारा इसी तरीके से दूसरे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं अगर हम इनको रिप्लेस करते जाएं इस चीज को, करेक्ट। अगर यहाँ पे T लगा दें यानी थाइमिडीन, अगर यहाँ पे C लगा दें
तो CMP हो जाए, CTP हो जाएगा, GTP हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी तरीके से हमारे ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये ATP हो गया, ये एक सेकंड, CTP हो गया, TTP हो गया और GTP हो गया। यहाँ पे TTP नहीं, UTP होगा, TTP ऐसे होगा। अभी लिखना सही रहेगा ना, DTP, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो अभी हमने क्या किया, तीन चीजों को मिला करके एक ट्राइफॉस्फेट, एक जो है न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को हम अरेंज कैसे करेंगे डीएनए पे? हमें ए मिल गया, टी मिल गया, जी मिल गया, सी मिल गया, ATGC मिल गया। अब इनको हम कैसे अरेंज करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अरेंज होते हैं। बट क्या ये ATP, अगर सिर्फ ATP की बात करूं या GTP की बात करूं या CTP की बात करूं, तो ये खाली डीएनए को ही बनाते हैं या फिर इनका और कुछ भी फंक्शन है? RNA को। RNA में भी बनाते हैं, चलो ठीक है, मान लिया ये न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, तो इनका कोई और भी फंक्शन हो सकता है क्या? ATP को चलो कंसीडर कर लो, तो एनर्जी सॉरी एक एक करके, एनर्जी के लिए यूज आता है सर। एनर्जी, करेक्ट। तो एक तो पर्पस इसका हो गया एनर्जी, और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं इसको? और कहीं कुछ पड़ा हो सकता है? सर DNA की बैकबोन में ऐड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। चलो ठीक है, मान लिया ये स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का, ठीक है। यस सर। और कुछ भी है इसके फंक्शन में या फिर इतना ही? एक और फंक्शन हो सकता है। फंक्शन वो क्या हो सकता है? एक तो एनर्जी, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दूसरा ये मैसेंजर्स का काम करते हैं यस सर, वो उसमें सिग्नलिंग में। सिग्नलिंग साइक्लिक AMP साइक्लिक एएमपी। सुना है ना, साइक्लिक GMP सुना है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मैसेंजर्स की तरह भी काम होते हैं, इनके साइक्लिक फॉर्म्स। यस सर। और भी किसी चीज में काम आ सकता है क्या? एनी आइडिया? आ सकता है, ये ध्यान रखना आएगा, बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर को बनाते हैं। NAD का स्ट्रक्चर देखा है, FAD का स्ट्रक्चर देखा है, इन सब में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। NAD, FAD, FADH2, NADH2, उनमें भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि उनसे ही ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ऐसे करके एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये और भी फंक्शन करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के अलावा भी, करेक्ट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं एक एक करके। तो ये कैसे जुड़ेंगे आपस में वो देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम इस बॉन्ड की एक बात करते हैं, जो हमारा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? दो कंफर्मेशन हो सकते हैं, एंटी और सिन। ये रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। तो मेजरली जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एंटी फॉर्म में होते हैं, करेक्ट। एंटी फॉर्म मतलब ये बाहर की ओर इसके अमीनो, इसका जो है ग्रुप निकला रहेगा, ये देखो। अगर ये इस तरफ को होता तो ये सिन फॉर्म में होता, बट ये एंटी फॉर्म में रहता है, वो ज्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए बना रहता है वो एंटी फॉर्म में होता है, बट कभी कभी क्या होता है, ये सर्टन कंडीशंस में ये सिन फॉर्म में भी हो जाता है। सिन फॉर्म मतलब रोटेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, अभी ये हम इसको देखें तो ये हमारा एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म, ठीक है, ये एंटी फॉर्म है। अगर हम इसको सिन फॉर्म में कर दें तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। इसका फॉर्म ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो इसका 5 प्राइम है, इससे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि वो उस स्ट्रक्चर को फॉर्म होने नहीं देता है, प्रिवेंट करता है। यस सर। इसलिए ये कंफर्मेशन नहीं हो पाती है, यानी कि पायरिमिडीन्स में सिन की कंफर्मेशन नहीं अचीव हो पाती, ठीक है। यस सर। बट प्यूरिन्स में क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये घूम जाता है तो इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इस वजह से ये कंफर्मेशन अचीव हो जाता है, यस सर। ठीक है। तो यानी कि प्यूरिन एंटी और सिन दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। बट पायरिमिडीन हमेशा कैसे रहेंगे? एंटी फॉर्म। एंटी, नॉट सिन, करेक्ट। यस। तो ये हमारा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से, घूमने की वजह से हो जाता है, रोटेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जुड़ सकते हैं
आपस में। तो हमारे कुछ इस चीज को चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए जाए तो वो हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम शुगर को देखें, ये हमारा शुगर हो गया, ये हमारा एक बेस हो गया। अब इसका कौन सा ये फॉस्फेट है, कोई बताएगा? अल्फा अल्फा सर। अल्फा Alpha. फॉस्फेट। तो हमारे जब सपोज एटीपी जुड़ रहा है तो उसमें से क्या रिलीज हो जाएगा? डबल फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा Double phosphate. और क्या बन जाएगा? मोनोफॉस्फेट, राइट? Yes. तो ये मोनोफॉस्फेट हो जाएगा AMP, करेक्ट? तो इसमें अल्फा फॉस्फेट बचा रहेगा, तो वो अल्फा फॉस्फेट ये है, करेक्ट? तो अभी क्या है, यहाँ पे ये आपका कौन सा प्राइम हो गया, ये कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम है, करेक्ट? यस सर। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। यानी कि फिफ्थ प्राइम पे यहाँ पे OH जो था, अगर इसमें देखो तुम, यहाँ पे ये वाला OH, ठीक है, इस OH से इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि ये वाला H2O निकल करके वो उसमें अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है लिंक हो जा रहा है इससे। बट इसका जो दूसरा ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, दूसरे जो शुगर होगा उससे 3 प्राइम जो होगा उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करके बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो अभी तक क्या था, एक ईस्टर था, अभी क्या हो गया, 2 ईस्टर हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो अभी क्या बनाएगा ये? Dies. डाई ईस्टर। कौन सा? Dies. फॉस्फोडाई ईस्टर। Yes. तो डाई ईस्टर, इसमें कोई एनहाइड्राइड बॉन्ड है नहीं है, No, sir. ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है और इसमें माइनस इधर को बाहर की ओर प्रोट्रूड रहेगा, हमेशा बाहर की ओर एक्सपोज रहेगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अगर इसमें जुड़ता जाएगा इसी तरीके से, इसका 5 प्राइम होगा, इसके 3 प्राइम से जुड़ जाएगा, इसका 5 प्राइम होगा, इसके 3 प्राइम, इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये चेन जुड़ता जाता है और ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए कह लो बन जाता है। अगर यहाँ पे OH है तो ये आरएनए का चेन बन गया, और T नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, U होगा। ये बेसिक डिफरेंस है, आप लोगों ने Yes. इंटरमीडिएट में भी सुना होगा, ठीक है, क्योंकि आरएनए में यू होता है, Uracil. ठीक है, यूरेसिल। तो इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। तो ये जुड़ती कैसे है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हमेशा डीएनए कैसा देखा होगा आपने? डीएनए तो कैसा देखा होगा ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये कैसे जुड़ जाता है आपस में, वो देखते हैं। उसके लिए हम पहले एक रूल देखते हैं, जो चारगांव साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ रूल बनाए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल की बात नहीं कर रहे, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें G इक्वल्स टू C होगा एंड A इक्वल्स टू T होगा, करेक्ट। Yes. यानी कि ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन एंड एडेनोसिन इक्वल्स टू थाइमिडिन, राइट। ओके, ये हो गया पहला। सेकंड बात उन्होंने क्या बोली, वो ये कि जो इनका मोलर रेशियो है, यानी कि A to T 1 होगा, यानी कि 50% ये होगा, 50% ये इक्वल्स टू 1, जितना ये होगा उतना भी यही होगा, तो ये बना जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से G और C का रेशियो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि जितना G होगा उतना C होगा, और हमेशा क्या आएगा, 1, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस G का मोलर रेशियो T प्लस C का मोलर रेशियो इक्वल्स टू 1 या कांस्टेंट, ठीक है। या फिर हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस G इक्वल्स टू T प्लस C। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्यूरिन्स इक्वल्स टू Fine. पायरिमिडिन, करेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बट ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, A प्लस टी इक्वल्स टू G प्लस C, ये कभी नहीं हो सकता, याद रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना AT होगा उतना ही GC होगा। ये हो सकता है कि A और G सेम हो, T और C हो सकते सेम हो, बट A और T सेम हो और उसी तरीके से G और C सेम होंगे, ऐसा नहीं। यानी कि अगर ये सपोज मैं रफ नंबर ले लेता हूँ 50 है, तो ये 50 नहीं हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? Yes. ओके, ठीक है। तो ये केस याद रखना, ये नहीं हो सकता है। और अगर इस केस में बोले तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, A प्लस G प्लस A प्लस,
तो अभी क्या हो जाएगा, टी प्लस सी इक्वल्स टू 100%, राइट? Yes. इतना ही तो डीएनए में होगा या इससे ज्यादा हो सकता है? इतना पूरा कंटेंट 100% होगा। अब इससे आप फ्रैक्शंस निकाल सकते हो, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? No. नो सर। ओके, ग्रेट। तो अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो गेट में आ चुके हैं, तो तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 30% थाइमिन, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज, कितना होगा? कोई आंसर करेगा? 20। 20. 20। हाउ? So thymine, 30% थाइमिन, 30% एडेनिन। adenine. हाँ, तो ये चारग्राफ रूल से आया ना, 30% Yes, sir. 30%, वो मतलब ए इक्वल्स टू टी, तो जितना ए होगा उतना टी होगा। तो बचा कितना? साइटोसिन और ग्वानिन, तो साइटोसिन का 14. परसेंटेज इक्वल्स टू ग्वानिन का परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारा 20। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट में आया था, वो ये था, द जीसी कंटेंट ऑफ बैक्टीरियोफाज 13 डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 68%, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द जीसी कंटेंट ऑफ इट्स एमआरएनए? थोड़ा लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन समझ में आया किसी को, सबको? 68% जीसी कंटेंट है उसके डीएनए में, और वो कह रहा है कि उसके आरएनए में जीसी कंटेंट कितना होगा। अगर किसी ने सेंट्रल डोगमा पढ़ा है तो उसको पता होगा। So same होगा. सेम होगा? पक्का? Yes, sir. 2 नंबर चले जाएंगे, सोच लेना गेट पे। Adenine. तुक्का नहीं, लॉजिकल। कैसे सेम होगा? सर 34। 30? 34 हाउ 34 कैसे? सर, बिकॉज वो एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। अब तो क्या होगा, तो मतलब जीसी कंटेंट तो एक ही चीज होगा ना, चाहे डीएनए का हो चाहे एमआरएनए का हो। सर डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड इन बैक्टीरियोफेज। तो अगर जीसी कंटेंट की बात करोगे, अगर इसमें जी पहले स्टैंड में है, दूसरे स्टैंड में तो सी ही होगा ना, तो ऊपर का स्टैंड गिनो या नीचे का स्टैंड गिनो बराबर ही आएगा, ऐसा तुम्हें डबल हो जाएगा। यस सर। करेक्ट है ना? तो अभी क्या आंसर होगा? बताओ। कोमल, आप बताइए क्या हो सकता है? 68. नहीं, 68. यू वर राइट, 68 विल बी होगा. द सेम। अगर डीएनए ये है हमारा ए टी, सपोज जी सी, ये हमारा डीएनए है, अगर इससे एमआरएनए बनाओगे तो क्या बन जाएगा? सेम बनेगा तो ना? बस सेम बनेगा सर. सेम बनेगा, तो वो चीज 68% ही रहेगी, ठीक है? तो जितना डीएनए है उतना ही एमआरएनए पे भी वो कोड होगा, ठीक है? Yes, sir. ये क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए, First. करेक्ट। यस सर। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसमें गेट में। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू द मास ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद जीसी 50% जीसी कंटेंट? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पर्टेनिंग द मास ऑफ द बेसिस प्रेजेंट इन डबल स्टैंडर्ड, उसके मास को ध्यान में रखना है जो हमारे डीएनए में रहते हैं। कौन कौन से? एटीजीसी, तो उसमें से जीसी कंटेंट 50% है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ए सर। A. ठीक है, एक बार सोच लो, जल्दी मत करो नहीं तो नेगेटिव मार्किंग, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी अभी सोचो, ये जो मास की बात हो रही है फर्जी में नहीं हो रही है, यहाँ पे जो कुछ लिखा है ना उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। एक बार मैं स्ट्रक्चर्स आपको दिखाता हूँ फिर से, तो आप लोग को शायद कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। सॉरी, एक मिनट रखिए। हाँ, तो अभी स्ट्रक्चर्स को देख करके मासेस का अंदाजा लग सकता है कहीं? Yes, sir. अगर प्यूरिन की बात करूं मैं, अगर सिर्फ प्यूरिन की बात करूं, तो प्यूरिन का मास ज्यादा होगा या पायरिमिडिन से? Purine का ज़्यादा होगा. प्यूरिन का ज्यादा होगा। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। दिमाग लगाया तुम लोगों ने, देखते हैं। ठीक है, अब बताओ। सिंपल है, कुछ करना नहीं A है। greater than B. यस, ए ग्रेटर देन टी, दिस सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज ए जो है टी से
यानी कि ये एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और ये क्या है, पायरिमिडिन है। pyrimidine. इसीलिए वो मास के बेसिस पे वो ज्यादा हो। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकल लगाना पड़ता है ऑप्शंस को देख करके। ठीक है, यस सर। हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा मतलब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर्स पे तुम लोग को बोला हूँ हमेशा इनको ड्रॉ कर लेना। अभी आप लेक्चर खत्म हो जाए तो एक बार ड्रॉ करके देखना, हालांकि छोटी बात है, बट वो चीज बहुत ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, जस्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, अभी मैंने कोई तुमसे कोई मॉलिक्यूलर डाल्टन मास तो नहीं पूछा, बस जस्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने बताया कि ये भारी हो सकता है, ये हल्का हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक इमिडाजोलिन एक्स्ट्रा ऐड है। करेक्ट। सर सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। अच्छा अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीसी कंटेंट जो डीएनए में है वो जीसी कंटेंट एमआरएनए में कितना होगा उसके। तो जीसी कंटेंट अगर हम देखें तो डीएनए में जो जितना जीसी कंटेंट, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यस ठीक है, सर। बट टेम्पलेट तो एक ही होती है। यस सर। सपोज इसमें है जी सी जी सी जी, ऐसा होता नहीं, मैं बता रहा हूँ जी सी जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी जी, सी जी सी जी, ऐसा ही कुछ होगा ना, इस यस तरीके से सर। पेयरिंग होगी। तो अगर मैं ऊपर वाले स्टैंड का कंपोनेंट देखूं तो या नीचे वाले का देखूं तो बराबर ही आएगा, Yes, sir. आएगा। यस सर। तो अगर मैं इसमें से एक निकाल लूं, एक मतलब एमआरएनए बना लूं एक टेम्पलेट से, तो उस एमआरएनए में क्या होगा, सपोज इसको हम बना लेते हैं, तो क्या होगा, सी जी जी सी जी सी जी, कोई परसेंटेज में फर्क आया, जितने ऊपर हैं उतने ही तो नीचे हैं। यस सर। तो इसीलिए 68% अगर डीएनए में है तो सेम जीसी कंटेंट एमआरएनए में भी हो, अदरवाइज वो मिसबिहेव कर सकता है। ठीक है, म्यूटेशंस अगर हो जाते हैं तो वो मिसबिहेव, तो इसलिए कंटेंट सेम रहेगा। क्लियर है अभी, यस सर। लास्ट क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है किस किस तरीके से बना है, और वो बन करके किस किस तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो गया। ठीक है, और अरेंज के कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को आपने अभी देखा। बट अभी क्या है, डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए वाटसन ट्रिक मॉडल है। वो क्या कहता है, ए टी से पेयर होगा, वो जी सी से पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ए टी से पेयर है, जी सी से पेयर है, इसी तरीके से ये चेन बनती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर ए और टी का पेयरिंग होगा तो दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और जी और सी का होगा तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, Yes, sir. एक और चीज यहाँ पे आती है जो जरूरी है इसे देखना, यहाँ पे देखो कि शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, वो ऊपर है, यहाँ पे देखो शुगर मॉलिक्यूल की बैकबोन। ठीक है, इसका 5 प्राइम यहाँ है, इसका 3 प्राइम यहाँ है, बट यहाँ पे क्या उल्टा दिख नहीं रहा है, Yes, sir. ये उल्टा है। तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे जाएगा, और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे आएगा, यानी कि दे कैन नॉट बी लाइक दिस, दे ऑलवेज बी लाइक दिस, यानी कि एंटी पैरेलल। करेक्ट, यस। तो ये हमेशा एंटी पैरेलल फैशन में ही दोनों जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे कैसे, ए डबल बॉन्डेड विद टी एंड जी डबल ट्रिपल बॉन्डेड विद सी। क्यों जी ए सी से नहीं जुड़ जाता, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता, सर क्यों प्यूरिन, हाइड्रोजन क्यों हाइड्रोजन प्यूरिन, बॉन्डिंग की साइड नहीं। ओके, मतलब कि आपके हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि उसको जो फंक्शनल ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे वहां पे। करेक्ट, यस सर। हाँ करेक्ट, यही आंसर। तो पहला आंसर तो आपने बता ही दिया कि बॉन्डिंग की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से पेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, ये कंपोजिशन डेविएट नहीं हो सकती है। डेविएट मतलब कि अगर डीएनए पे एटीजीसी है तो आरएनए पे भी वही चीज कोड होकर के आनी चाहिए, उससे ही वो प्रोटीन फंक्शनल बनेगी। करेक्ट, अगर एक टेम्पलेट पे एक की जगह सी हो जाए और यहाँ पे ऐसे हो जाए सिस्टम, तो इस वेरिएशन की वजह से क्या होगा, अगर इसको टेम्पलेट मानेगा तो फिर क्या होगा, दूसरी प्रोटीन बनेगी, और इसको टेम्पलेट होगा तो वो दूसरी प्रोटीन बनाएगा। Yes, sir. राइट, तो इससे क्या होगा कि वो चीज सर्वाइवल नहीं होगा उस चीज। तो इसलिए जो कंपोजिशन है वो डेविएट नहीं हो सकती, एक स्टैंड पे अगर ए है तो दूसरी तरफ वो टी होना ही होना होगा। ठीक है, और अगर ये मिस पेयर हो जाता है, इसी वजह से हमारा क्या हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, और जो म्यूटेशंस को रिपेयर नहीं हो पाते तो उनसे क्या हो जाता है, कैंसर वैंसर, ये सारी चीजें हो जाती है। करेक्ट, ओके ओके। तो इस तरीके से वाटसन एंड क्रिक
ने ये बोला कि ये ए और टी पेयर होगा डबल बॉन्ड के तहत और ये जी और सी पेयर होगा ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज होगा। बट और भी तरीके हैं जिससे वो स्टेबलाइज हो जाए। पहला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और दूसरा क्या यहाँ पे दिख रहा है, फॉस्फोरस का निगेटिव चार्ज दिख रहा है। Yes, sir. ये सब बाहर की ओर क्यों है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को रिपल करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, हमेशा एक डाईवेलेंट कैटायन आयन होगा, ठीक है, कैटायन होगा, ठीक है, यानी कि Mg+2 जिसके 2 पॉजिटिव चार्ज हो, या जिंक होगा, ठीक है। इस तरीके से जिसके 2 चार्ज होंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो बैठ जाएगा। यानी कि जब ये फ्री फॉर्म में रहेगा, जैसे कि आपने एटीपी देखा था, एटीपी देखो, अभी एटीपी हाइपर रिएक्टिव हो सकता है, तो यहाँ पे इनको मास्क करने के लिए Mg+2 चाहिए होता है, ठीक है। तो हमेशा ये साथ में रहते हैं, इसीलिए हमें हमेशा इन जो है आयन की जरूरत पड़ती रहती है, हमेशा इको फैक्टर की तरह भी काम करते हैं और स्टेबलाइज भी करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाटसन क्रिक का मॉडल। तो दूसरा चीज कैसे स्टेबलाइज करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और दूसरे ये बेसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, एक दूसरे पे स्टैक होते हैं, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये दोनों एक दूसरे पे स्टैक होते हैं, तो बेस स्टैकिंग की वजह से ये स्टेबल रहता है, ठीक है। तो इसमें बेस स्टैकिंग होती है जिसकी वजह से वंडरवाल, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारी चीजें संभावित है, ठीक है, यानी पॉसिबल है। इसी वजह से ये डीएनए इतना स्टेबल रहता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेबल नहीं रहता, बट आरएनए उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें हमेशा यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो अभी हमने आपको दिखाया ये वाला, हमेशा बुक्स वगैरह में यही रहता है। तो ये हमारा शुगर बैकबोन हो गया, ठीक है, और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसका विड्थ कितना होगा, वो है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो कि 2 नैनोमीटर में आता है। और इसमें जो है बेसिस लग लग करके अगर 10.5 बेसिस हो जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर के एक टर्न लेता है ये, उसमें हम उसका अगर देखें तो लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3.4 नैनोमीटर होगा, करेक्ट। और उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे, 10.5। ये वैरी करेगा दूसरे दूसरे डीएनए फॉर्म से, ठीक है। और इस तरीके से ये स्टैक होकर के ये बेसिस बन जाते हैं, जो कि बनाते हैं मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। तो ये छोटा जो स्पेस दिख रहा है वो क्या है, माइनर, Minor group. और ये जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर। ये एक्चुअली में माइनर मेजर ये क्यों बना हुआ है, इसमें भी इसका भी कुछ लॉजिक होगा ना। जो माइनर ग्रुप होता है उसमें भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके जो बेसिस होते हैं उनमें कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन डोनर्स, जिनसे क्या होता है प्रोटीन्स आकर के रिएक्ट करते हैं, और कैटालिटिक साइट्स उनकी होती हैं जो कि रिएक्ट करती हैं ताकि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें हो सकें, ठीक है। तो उनको बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट माइनर ग्रुप में बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहती है, बट मेजर ग्रुप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें अकोमोडेट नहीं कर सकता। क्यों, यहाँ पे स्पेस ही नहीं, कोई चीज़ बैठ ही नहीं सकती, बट यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्लियर। मेजर ग्रुप को हम थोड़ा सा और नज़दीक से अगर देखें तो ये हमारा मेजर ग्रुप, ठीक है। तो इस मेजर ग्रुप में एक एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे शुगर है, ये एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये मेजर ग्रुप के इधर आ रही है। तो ए डी ये सारा तो आप लोग को दिख रहा होगा, ए मतलब एक्सेप्टर यानी कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये, और डी फॉर डोनर, ए फॉर एक्सेप्टर, एम फॉर मेथिल, ठीक है। तो इनकी ये एब्रीविएशन है, बस ऐसे लिखा हुआ। फोकस कहाँ पे करना है, कार्बन पे, कौन सा एटम किसको चीज को प्रोवाइड करता है, किस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, किसका फंक्शनल ग्रुप जो है कैटालिटिक यूनिट को प्रमोट करता है या बाइंडिंग को प्रमोट कर सकता है, किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें बाहर की ओर एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें बता सकते हो मेजर ग्रुप में क्या क्या एक्सपोज है। नाइट्रोजन 7 का H, ये जो है ये एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करेगा बॉन्डिंग को बनाने के लिए। उसी तरीके से अगर 6 कार्बन का इसको देखें, सॉरी ये डोनर, ठीक है, एडेनिन का 6 कार्बन, यहाँ पे ये डोनेट कर सकता है। अगर हम टी को देख लें तो टी में क्या है, ये मेथिल ग्रुप, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को प्रमोट करेगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक, साथ साथ ये एक्सेप्टर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से बॉन्ड किसी भी प्रोटीन या एंजाइम की बॉन्डिंग को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर एटी के पेयर में देखें तो नाइट्रोजन 7 और कार्बन 6 एडेनिन का एक्सपोज रहता है, और यहाँ पे क्या है थाइमिन में कार्बन 4 और कार्बन 5 ये जो है थाइमिन के ये एक्सपोज रहेंगे, ठीक है। अगर हम जीसी का देखते हैं तो जीसी में क्या है, इसका नाइट्रोजन 7
कॉमन देख लो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 7 यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन 7 यहाँ पे भी, ये एक्सेप्टर का काम करेगा गुआनिन में भी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 6 पोजीशन पे ये एक्सेप्टर का काम करेगा, ठीक है। अगर हम साइटोसिन को देखें तो साइटोसिन में ये हमारा कैसे काम करेगा, फिफ्थ वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और ये डोनर, ठीक है, यानी कि 4 और 5। तो अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यानी कि अगर हम देखें तो प्यूरिन्स में नाइट्रोजन 7 और पाइरिमिडिन में कार्बन 4, ये हमेशा रहता है, एक्सेप्ट कि जो उनके अलग से ग्रुप्स लगे होते हैं उनको छोड़ के, ठीक है। तो नाइट्रोजन 7 प्यूरिन्स में और कार्बन 4 पाइरिमिडिन्स में एक्सपोज्ड रहता है, क्लियर। यही क्वेश्चन सेम आया था गेट में, उसने पूछा कि द मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए इज लाइन्ड बाय, कौन सा आंसर सही है? सर कौन सा? सर सी। सी, यहाँ पे मैंने थंब रूल लिख ही दिया है, सी आंसर सही, ठीक है। यस सर। भी क्लियर है? तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो गेट में पूछी जाती है, तो हमेशा स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। कुछ भी रटा हुआ भूल जाओगे, बट अगर स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे माइंड में छप गया है तो वो कभी नहीं भूलेगा। अगर इसको आप देख लोगे तो शॉर्ट फॉर्म बना लो, ये हो गया ए इसका, ए इसका, यहाँ पे, या फिर देख लो ये लाइन ही बहुत काफी है, नाइट्रोजन 7 ऑफ प्यूरिन, कार्बन 4 ऑफ पाइरिमिडिन, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फॉर्म्स ऑफ डीएनए बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डीएनए देखें तो हमारे पास ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो कि वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया, ठीक है। तो इस बी फॉर्म के डीएनए को हम देख ही चुके हैं कि कैसा दिखता है और क्या क्या माइनर मेजर ग्रुप, बट एक चीज मैंने देखी यहाँ पे, आप लोग देख रहे होगे ये एरो बना हुआ है, वो क्या दिखा रहा है, इसकी हैंडेडनेस को दिखा रहा है, मतलब ये राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, 3 टाइप के डीएनए देख सकते हैं। तो जो बी डीएनए है वो हमेशा कॉमन डीएनए है, जो कि जिससे जीन वगैरह ट्रांसक्राइब होकर प्रोटीन बनता है, ये नॉन बहुत ही कॉमन नहीं है बी और जेड डी। बट ए डीएनए जो है वो अगर देखा जाए तो काफी एक तरीके से शॉर्ट होता है और वाइड होता है, ठीक है, शॉर्ट होगा और वाइड होगा। जेड डीएनए कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा और स्लिम होगा, एकदम पतला, ठीक है। कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर से, तो देखो कितना कॉम्पैक्ट है, पतला है, ये थोड़ा मोटा और छोटा, और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनके हैंडेडनेस को, तो ये जो हमारा बी डीएनए होता है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड, करेक्ट। तो जो राइट हैंडेड है वो क्यों हो गया है, क्यों जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड हो गया है, क्यों? क्योंकि राइट हैंडेड जो होते हैं, जो हेलिक्स है, जो हेलिसेस हैं डीएनए का, वो अगर राइट हैंडेड है तो वो उसमें सारे एंटी कंफर्मेशन में होते हैं, एंटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जितने भी प्यूरिन और पाइरिमिडिन्स होंगे वो कैसे कंफर्मेशन में होंगे, एंटी। एंटी कंफर्मेशन। अगर हम लेफ्ट हैंडेड को देख लेते उसमें जो प्यूरिन्स होंगे, उसमें जो प्यूरिन्स होंगे वो कैसे होंगे, सिन होंगे, सिन होंगे, बट अल्टरनेटेड फॉर्म में, अल्टरनेशन, ओके। तो अल्टरनेशन में होंगे, तो ये क्या, अल्टरनेशन में होने की वजह से क्या हो जाता है, ये जिगजैग फॉर्म में दिखने लगता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जिगजैग फॉर्म में हो जाता है, इसकी वजह, इसकी सिन की वजह से। तो एक एंटी रहेगा प्यूरिन, दूसरा आएगा तो सिन हो जाएगा, सिन हो जाएगा, तो एंटी सिन ऐसे अल्टरनेट में रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा डीएनए जिगजैग फॉर्म में हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम जेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो पाइरिमिडिन जो होगा वो ओनली कैसा होगा, एंटी होगा, क्योंकि पाइरिमिडिन एंटी। आपने देखा ये खाली एंटी हो सकता है, यस। बट प्यूरिन जो होगा वो कैसा होगा, दोनों होता है। सिन। तो यहाँ पे ये जीसी का होता है, सी क्या है, प्यूरिन, सॉरी पाइरिमिडिन, जी क्या है, प्यूरिन। तो प्यूरिन जो होगा वो किस कंफर्मेशन में होगा, सिन, ठीक है। तो ये जीसी जीसी ऐसे करके, जीसी जीसी करके होता है, ठीक है। ये स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो होता है वो इस केस में होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड कैसे हो जाता है और उसका फॉर्म इतना इलोंगेशन कैसे हो जाता है, इसकी वजह से हो जाता है। तो अगर तुम देखो तो कंफर्मेशन सही से, अगर स्ट्रक्चर अच्छे से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर ये चीज बाहर की ओर निकली है, ठीक है, और यही चीज अगर अंदर को है, थिन कंफर्मेशन, तो कौन सी चीज पतली होगी, इसका थिकनेस देखो कितना मोटा हो रहा है,
और इसका थिकनेस देखो कितना पतला हो रहा है। तो इसीलिए जेड डीएनए इलोंगेटेड हो जाता है और पतला हो जाता है, और बी डीएनए में ऐसा होता है, इस वजह से वो चौड़ा दिखता है। ठीक है, Yes. इस चीज को कभी मत भूलना। और इसी बेसिस पे खाली स्ट्रक्चर को देखने की उस पे आपको टेबल भी आसान लगेगी, जो आप हमेशा देखते रहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊँ ये वाला। यहाँ पे आप देखोगे, अगर ए डीएनए की बात करूं तो उसका ओवरऑल प्रोपोर्शन कैसा है, शॉर्ट होगा और ब्रॉड होगा। ठीक है, शॉर्ट होगा, ब्रॉड होगा। बी डीएनए लॉन्गर होगा, थिनर होगा, बट स्लिम नहीं होगा। ठीक है, जेड डीएनए इलोंगेटेड होगा और स्लिम होगा। ठीक है, पर बेस पे राइज कितना होता है, एक बेस पे लगने के बाद 2.3 का इंक्रीज हो जाता है। ये बी डीएनए 3.4, मैंने जो बोला 34 एंगस्ट्रॉम या 33 एंगस्ट्रॉम, इसमें कितना राइज हो रहा है, देखो अराउंड 4 के आसपास, 4 नैनोमीटर एक बार इलोंगेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो Same. ठीक है, तो हेलिक्स पैकिंग डायमीटर 25 एंगस्ट्रॉम, 23 एंगस्ट्रॉम, 18 एंगस्ट्रॉम, इसका डायमीटर इतना कम है। ठीक है, जो ये यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉम, वही है। ये कौन सा, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, तो ये तो आप कभी भूलोगे नहीं कि जेड लेफ्ट हैंडेड क्यों होता है। ठीक है, देन बेस पेयर्स कितने होते हैं एक टर्न में, और उसको हम पिच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक टर्न को हम पिच भी बोलेंगे। ठीक है, हेलिक्स का पिच, तो पिच ये जो है हमारा 10.4 बेस पेयर भी हो सकता है, 10 बेस पेयर अप्रॉक्स, बट इसमें 12। ठीक है, यहाँ पे पिच कितना है, 34 है, 4 के आसपास है। ठीक है, 45 देखो कितना ऊपर है। यहाँ पे एंटी फॉर्म में होंगे, ये भी एंटी फॉर्म में, ये सिम, जी सिम फॉर्म में होगा और सी एंटी फॉर्म में। करेक्ट, अल्टरनेशन में होगा। तो सी एंटी फॉर्म में, जी जब भी लगेगा सिम फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, एक चीज और पूछी जाती है जो इस टेबल में नहीं है, मैं आपको बता दूं। शुगर पकड़ सुना होगा आपने, Yes, sir. शुगर पकड़, वो क्या होता है, एक तरीके से शुगर जो लगे होते हैं वो नॉन प्लानर होते हैं। ठीक है, नॉन प्लानर मतलब वो प्लानर नहीं होते स्ट्रक्चर, उनमें प्रोट्रूशन होते हैं। जैसे कि अगर इसका हम स्ट्रक्चर बना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, निकला हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, हाइड्रोजन बेस यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन, इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, तो ये कार्बन सेकंड, और यहाँ पे O बन गया, लिख गया। और ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, और ये कार्बन 4, और ये कार्बन 5। ठीक है, तो अभी ये क्या है, एंडो, अंदर की तरफ दिख रहा है, ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको एंडो बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये दो तरीके से हो सकता है, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी। ठीक है, तो ये 2, ये 3, हमेशा 2 और 3 पोजीशन पे एंडो होता है। ठीक है, तो ये एनवेलप फॉर्म हो गया, ये एनवेलप की तरह दिख रहा है ना, ये एनवेलप की तरह दिख रहा है ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये एनवेलप की तरह हो गया, तो ये 3 प्राइम पे ये अंदर की ओर हो जाएगा, तो 3 एंडो बोलेंगे, और इसको 3 एंडो 2 एक्सो। ठीक है, 3 एंडो 2 एक्सो। तो इस तरीके से पकरिंग होती है। ठीक है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। तो ये चीज जो होती है वो ए में क्या होता है, ए डीएनए में 3 एंडो होता है। ठीक है, C3 एंडो होगा। बी डीएनए में कैसा होगा, C2 एंडो होगा। और जेड डीएनए में क्या होता था, इसमें हमेशा अलग ही रहेगा। क्या होगा, सी जो होगा यानी साइटोसिन जो होगा वो C2 एंडो होगा, और ग्वानिन जो होगा वो कैसा होगा, C3 एंडो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है जो कि कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक, यस सर। ओके। और बहुत सारी चीजें इसमें और होती हैं, जो कि रोटेशन, टिल्टिंग, ये सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाती है डेटा, बट वो इतना रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला। ठीक है, तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, और कैसे वो पॉलीमराइज हो जाता है, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। देन उसके बाद में आपका किस किस फॉर्म में डीएनए हो सकता है, और क्यों हो जाता है लेफ्ट हैंडेड, क्यों राइट हैंडेड। ठीक है, और शुगर पेशेंट क्या। ठीक है, अभी ये इतने सारा डीएनए हो गया, जो कि हमारा बी जो है मेजर डीएनए इसको जानते हैं वो है। बट कुछ और डीएनए हैं, डबल हेलिक्स के अलावा ट्रिपल हेलिक्स भी डीएनए हमें देखने को मिले। उससे पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, ये गेट में आया हुआ है, इज इनकरेक्ट। कोई बताएगा?
कोमल एंड आपका नाम क्या है? सर मेरा सर काजल। काजल, ओके। कोमल नितिन, सॉरी काजल नितिन, सॉरी। तो बताओ क्या लग रहा है आपको, BDNA के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है? विद इन द डबल हेलिक्स देयर आर 10 बेस पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। ये हो सकता है? अभी तो आपने BDNA देखा है, Yes, एक sir. बार और देख लेते हैं, एक बार और देख Yes, लेते हैं BDNA को। ठीक है, एक बार BDNA को देख लो। देख लिया BDNA क्या है? 10 बेस पेयर होता है, 10 days please. ठीक है। फोकस कर लो BDNA पे, सारी चीजें देख लो। हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट? तो विद इन द डबल हेलिक्स देयर आर 10 बेसेस पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, करेक्ट है? यस सर। ठीक है। सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड और डबल हेलिक्स रिक्वायर्स अनट्विस्टिंग ऑफ हेलिक्स, क्या कहते हो, करेक्ट है? अगर दो स्ट्रैंड को अलग करना है तो क्या करना होगा, अनट्विस्टिंग करना होगा, Right. Correct. यस सर। करेक्ट? So C Yes, ठीक है, वाला. अगर ट्विस्ट करोगे तो और, हाँ C. अभी देखते हैं फोर्थ कैसे गलत किया। डबल हेलिक्स कंटेन एंटी पैरेलल चेन्स, Anti-parallel होता है. होता है, करेक्ट। तो कौन सा गलत है? द मोलर अमाउंट ऑफ C. एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू मोलर अमाउंट ऑफ ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, आपने अगर अच्छे से नोट किया होगा, Yes, sir. ये चीज कभी नहीं होती, Hmm. तो वो यही पूछ रहा है, ठीक है। Yes. तो यस सर। यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, द मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू मोलर अमाउंट ऑफ ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, A प्लस जी इक्वल्स टू T प्लस सी, प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन, Pyrimidine. ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए जेड हेलिक्स, जेड DNA जो होता है उसके रेफरेंस में कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कौन सा? बी। डी। एक बार करेक्ट देख लो। जीसी सीक्वेंस। Z. डी। सो जेड DNA हैज फीवर बेस पेयर्स पर टर्न देन BDNA। ये तो ऐसा तो A नहीं है है, sir. ये तो गलत है Yes, ना? sir. यस इज सर। फेवर्ड बाय अल्टरनेटिंग GC सीक्वेंस, एकदम करेक्ट है। टेंड्स टू बी फाउंड एट 3 एंड ऑफ द जीन, एट द 3 एंड ऑफ द जीन। ये कह रहा है 3 प्राइम पे जीन पे होता है, नहीं। इज द मोस्ट कॉमन कंफर्मेशन ऑफ DNA, नहीं। क्यों? क्योंकि बी फॉर्म होता है, B form. ठीक है, इसलिए जेड DNA का GC सीक्वेंस रहता है। थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। जेड DNA इज अ थर्ड टाइप ऑफ DNA हेलिक्स विद स्ट्रक्चर ऑफ डी। डी। हाँ करेक्ट, क्योंकि GC के अल्टरनेशन में ये रहता है। जी कैसा रहता है, सिन में, Sin. ठीक है। तो अभी ये गेट के चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपने देखे, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने किए वो सारे गेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा ये मेरा दिखाने का पर्पस नहीं है कि गेट में क्या आ रहा है, मेरा दिखाने का ये पर्पस है गेट में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कहाँ पे फोकस करना है वो आप ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हमेशा जिन चीज़ों पे फोकस करना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन निकाल रखे हैं, उन्हीं चीज को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ डबल हेलिक्सेस के अलावा भी हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स देखने को मिल जाता है। ये कैसा दिख रहा है, 2 हेलिक्स दिख रहे हैं और ये बीच में ट्रिपल हेलिक्स आ गया है, ठीक है। ये क्यों हो जाता है, इसको ट्रिपल हेलिक्स क्यों है? तो जेड एच DNA के अलावा भी इसको ट्रिपल हेलिक्स होता है, ट्रिपल हेलिक्स। तो ये क्या होता है, लो पीएच पे, लो पीएच पे क्या होता है, ये एक स्ट्रैंड सपोज कर लो पॉलीप्यूरिमिडीन, पॉलीप्यूरिन, पॉलीप्यूरिन मतलब प्यूरिन रिच है, पॉलीप्यूरिन। और ये एक सपोज DNA है जो पॉली पायरिमिडीन है, यानी कि पायरिमिडीन रिच है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये DNA जो तीसरा DNA है, थर्ड DNA, वो मेजर ग्रुप, ये देख रहे हो मेजर ग्रुप ना, ये मेजर ग्रुप में लाई कर जाता है और इसमें वाटसन क्रिक की बेस पेयरिंग नहीं होती है, हॉगस्टीन बेस पेयरिंग होती है। हॉग, इससे क्वेश्चन ये वाले से तो नहीं आया, बट ये ध्यान रखना ये हॉगस्टीन बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। अब ये हॉगस्टीन बेस पेयरिंग इसके बीच में हो जाती है और मेजर ग्रुप में लाई, इसको
इसमें जानने वाली क्या बात है, वो ये बात है, मैं जस्ट शॉर्ट टर्म में बताऊँ। ये थर्ड स्टैंड हमेशा हम इटैलिक में लिखते हैं, ये हो गया प्यूरिन, ठीक है, पॉलीप्यूरिन। तो ये भी पॉलीप्यूरिन या पॉलीपाइरिमिडीन हो सकता है, ठीक है। तो अगर पॉलीप्यूरिन, ये इटैलिक में पॉलीप्यूरिन और पॉलीपाइरिमिडीन से जुड़ता है, तो ये तो कॉमन हो गया, ये थर्ड स्टैंड आ गया इसमें। अगर ये सिचुएशन आती है तो वो एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल, ठीक है। और अगर यहीं पे पाइरिमिडीन केस आ जाता है इस उसमें, तो वो पैरेलल होगा, करेक्ट। और ये जो बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पेयरिंग से ही होगा। इतना इन्फॉर्मेशन इसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन ही काफी है ट्रिपल हेलिक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी कभी कभी 4 हेलिक्स भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। कितने हेलिक्स? 4 हेलिक्स, ये रहा 4 हेलिक्स। तो ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे ग्वानिन रिच होता है, ग्वानिन रिच। ग्वानिन रिच रीजन में क्या हो जाता है, ये ग्वानिन जो होते हैं, एक ये ग्वानिन हो गया, एक ये ग्वानिन, एक ये ग्वानिन, ये क्या होते हैं, आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोनोवेलेंट कैटायन, ओके। तो इसकी दोनों की वजह से ये जो है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रुप्लेक्स, क्योंकि इसमें 4 स्ट्रैंड्स होते हैं, या जी क्वाड्रेंट बोल देते हैं। और ये दोनों में ही हो सकता है, डीएनए में भी और आरएनए में, दोनों में हो सकता है, ठीक है। इतना काफी है अदर कंफर्मेशन के लिए, तुम्हारे जो ट्रिपल हेलिक्स है और क्वाड्रुप्लेक्स। तो अभी तुम्हारे लिए जानने की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डबल स्टैंडर्ड के अलावा ट्रिपल और क्वाड्रुपल डीएनए भी होते हैं, यानी कि 4 हेलिक्स का और 3 हेलिक्स का भी डीएनए होता है। 3 हेलिक्स का बनता है लो पीएच पे, और उसमें क्या क्या ऑक्सीजन बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। और पॉलीप्यूरिन रिच या पॉलीपाइरिमिडिन रिच होगा, और वो अगर प्यूरिन होगा थर्ड स्टैंड तो वो जो है एंटी पैरेलल होगा, अगर पाइरिमिडिन होगा तो वो पैरेलल होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे एक मोनोवेलेंट आयन होता है जहाँ ब्रोमीन रिच होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वो 4 हेलिक्स बना लेता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डीएनए तो बन गया है, ये कितना स्टेबल होता है। स्ट्रैंड कैन बी सेपरेटेड और रीएसोसिएटेड, मतलब कि डीएनए जो है आपस से दोनों स्ट्रैंड अलग भी हो जाते हैं और रीएसोसिएट हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी का इशू कैसे आता है, कैसे स्टेबल रहता है, मैंने जैसे भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। स्टैकिंग इंटरेक्शन की वजह से, स्टैकिंग इंटरेक्शन में जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, क्योंकि बेसेस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शन, और नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, वो जो कैटायंस होते हैं उनसे वो सराउंडेड रहते हैं, शील्डेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट ये अफेक्ट कैसे हो जाते हैं, अगर स्टेबिलिटी अगर इतना स्टेबल है तो वो कैसे अफेक्ट हो सकता है, कैसे दो स्ट्रैंड सेपरेट हो सकते हैं? हाई टेम्परेचर। ओके, Temperature. दो स्ट्रैंड सेपरेट करने की जरूरत ही क्या है, ये चीज बताओ। रेप्लिकेशन। हाँ, रेप्लिकेशन या कुछ भी हमें डीएनए में करना है तो हमारा वो चीज हम उसको एक्सेस कर सके, इस वजह से हम उसको करते हैं। बट कभी कभी बेस फ्लिपिंग भी होती है। बेस फ्लिपिंग कैसे होती है, मैंने आपको भी देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, ये चीज यहाँ पे देखो बेस फ्लिप हुआ है बाहर की ओर। ये क्यों होता है? कभी कभी प्रोटीन को इंटरैक्ट करने के लिए बेस को फ्लिप करना होता है, जो कि ताकि वो कैटालिटिक साइट पे इंटरैक्ट कर सके या कैटालिटिक साइट को फॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये भी केस होता है बेस फ्लिपिंग में, ओके। तो ये कैसे अफेक्ट हो सकता है? आपके टेम्परेचर की वजह से, क्लियर, ओके। तो टेम्परेचर क्या करेगा, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो डीएनए का सेपरेशन होने लगता है, ठीक है। तो अगर हम उसको मेजर करना चाहें तो हम एक यूवी लाइट ले लें और इस यूवी लाइट को अपने डीएनए सोल्यूशन से पास कराते हैं, और उसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं। तो यूवी लाइट क्या होता है, डीएनए एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है? जो हमारे बेसिस होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कितने नैनोमीटर को? 260 नैनोमीटर। अलग अलग बेस अलग अलग उसका एब्जॉर्बेंस रहता है, ठीक है। तो अगर बेस स्टैक होगा एक दूसरे पे तो वो एब्जॉर्ब कम करेगा, राइट। अगर वो बेस एक दूसरे पे स्टैक रहेगा तो एब्जॉर्ब कम करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बहुत कम होगा। बट अगर वो एक्सपोज है बाहर की ओर तो वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा कि नहीं? Yes. यस सर। ठीक है। तो अगर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो अगर ओपन है तो उसमें बेस स्टैकिंग नहीं होगी, यानी ओपन रहेगा, तो ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज्यादा आएगी बट यहाँ पे कम आएगी। तो इसी को हम मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, तो अगर हम देखें, अगर 40 टेम्परेचर पर देखें तो ये हमारा सपोज 1 एब्जॉर्प्शन आ रहा है, ठीक है, 260 का, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो उसमें एब्जॉर्प्शन आ रहा है, ठीक है। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें 60 फिर भी सेम है, बट कुछ टाइम बाद अगर हम मान लो 80 कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, डीएनए की एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज हो रहा है। सपोज यहाँ पे 1.2 हो गया, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि डीएनए सेपरेट हो रहे हैं, और ये सेपरेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो बेस स्टैकिंग है वो अलग हो रहे हैं, बेसेस अलग हो रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। और यही वजह जो होती है ये डीएनए सेपरेशन को बताती है कि डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। और इसी एब्जॉर्प्शन के इंक्रीज को हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपरक्रोमिसिटी, हाइपरक्रोमिसिटी या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ओके, यानी इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन बाय एरोमेटिक ग्रुप्स और बाय न्यूक्लियोटाइड्स और बेसेस गिव्स यू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा हाइपरक्रोमिक इफेक्ट होता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है जहाँ से डीएनए डीनेचर होना स्टार्ट हो रहा है, वो ट्रांजिशन जो मिडिल पॉइंट होगा उसका, सपोज उसका 80 मैंने दिया तो वही 85 सपोज है, तो ये इसका क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये चीज डीएनए डीनेचरेशन और भी चीजों से अफेक्ट हो सकता है। कैसे? पीएच से, स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ से, और जीसी कंसेंट से। कैसे? टेम्परेचर से तो आपने देख लिया, इंक्रीज अगर टेम्परेचर करोगे तो आपका डीएनए डीनेचर हो जाएगा। पीएच, अगर हाई पीएच होगा, सपोज पीएच 10 है, उस केस में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होना चालू हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन, उससे क्या होगा, डीएनए डीनेचर हो जाएगा। अगर बहुत लो कर दिया, पीएच 3 कर दिया, उस केस में प्रोटोनेशन स्टार्ट हो जाएगा, उससे भी क्या हो जाएगा, डीएनए डीनेचर हो जाएगा। दोनों केसेस में ये स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। तो हाई पीएच, लो पीएच, डीएनए डीनेचर होना ही होना। आयनिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, आयनिक स्ट्रेंथ मतलब कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कम करते हैं, अगर लो आयनिक कंसंट्रेशन है, लो स्ट्रेंथ है, तो टीएम हमारा क्या होगा, लो होगा। तो लो केस में क्या होता है, हमारा जो सॉल्ट है यानी लो है, यानी कि जो हमारे जो माइनस आयंस हैं वो फ्री हैं, और फ्री होने की वजह से क्या होता है, वो रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी डीनेचर हो जाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते, वो डीनेचर हो जाते हैं। इसीलिए टीएम क्या हो जाता है, खिसक के यहाँ आ जाता है। मान लो 60 पे ही हो गया उसका डीनेचरेशन, क्यों? क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो टीएम डिक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से जीसी कंटेंट में क्या होता है, अगर जीसी कंटेंट ज्यादा होगा, जीसी कंटेंट ज्यादा होने का मतलब बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो क्या होता है, स्टेबिलिटी और ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो जितना ज्यादा जीसी कंटेंट उतना ज्यादा टीएम, राइट? ये क्लियर हो गया इसमें? सर आयनिक स्ट्रेंथ रिपीट करना। आयनिक स्ट्रेंथ, तो आयनिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, हमेशा आप जब भी डीएनए को देखोगे उसमें एक्सपोज रहते हैं माइनस आयन। वो क्या होता है, सराउंडिंग अपना जो सोल्यूशन होता है सॉल्ट से, उनसे पॉजिटिव आयन से घिरा रहता है, यानी कि सील्डेड रहता है, तो प्रोटेक्टेड है, स्टेबल है। अगर आयनिक स्ट्रेंथ कम कर दोगे तो ये एक्सपोज हो जाएगा एक्सपोज। यस सर। और एक्सपोज होने की वजह से क्या होगा, ये जो है जल्दी से डीनेचर हो जाएगा टेम्परेचर मिलने पे, और इसी वजह से वो टीएम खिसक के इधर आ जाएगा, 60 पे मान लो आ जाएगा, ठीक है। तो टीएम कम हो जाता है, और वही आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा कर दोगे तो वो तुम्हारा टीएम बढ़ जाएगा, ठीक है। यस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी बताओ, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ डबल एक्सटेंडेड डीएनए इज हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, इट्स ऑब्जॉर्प्शन विल, ऑब्जॉर्प्शन क्या होगा, क्या बोल रहे हो, इंक्रीज, करेक्ट। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कर रहे हो तो क्या होगा, उसके बेसिस अलग अलग हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे, यानी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट देंगे। तो ये हो जाता है इंक्रीज। ये भी गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। ओके, ठीक है फिर।